नमस्कार, परिवर्तन मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रंजीत और आज हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी के करीब करीब 8 सवाल। उम्मीद है आपको सारे सवाल बहुत अच्छे लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सवाल। आज के क्लास में हम ये 8 सवाल करेंगे, एक एक करके हम सारे सवाल आपको दिखाते चलते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, पहला सवाल है 10 पार्सल का, क्वेश्चन पढ़ने के लिए अच्छे से देख लीजिए। 10 पार्सल का क्वेश्चन, 10 पार्सल का औसत वजन 1.7 किलोग्राम है। एक नया पार्सल मिलाने पर औसत वजन 60 ग्राम कम हो जाता है। तो मिलाए गए पार्सल या नए पार्सल का वजन कितने किलोग्राम है? बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल बहुत अच्छा है। इस सवाल को मिनिमम टाइम में करने का जो अप्रोच होगा वो हम आपको बताते हैं। तो नए पार्सल का जो वजन होगा, नए पार्सल का जो वजन होगा एक्चुअल में वो कितना होगा? नए पार्सल का जो वजन होगा एक्चुअल में वो कितना होगा? आप सोचिए सबसे पहले कि पहले जो औसत वजन था वो कितना था? 1.7 किलोग्राम। अगर 1.7 किलोग्राम को हम कहें तो लिख सकते हैं 1700 ग्राम। 1.7 किलोग्राम को हम क्या लिख सकते हैं? 1700 ग्राम लिख सकते हैं। एक बात और ध्यान दीजिए कि अगर किसी पार्सल के शामिल होने पर, अगर किसी पार्सल के शामिल होने पर औसत वजन 60 ग्राम कम हो जाता है, यानी जो नया पार्सल है वो वजन में कम है। कितना कम है ये कैसे निकलेगा ये सीखिए। आपको समझना है कि औसत वजन 60 ग्राम, औसत वजन 60 ग्राम क्या हो जाता है? कम। औसत वजन 60 ग्राम क्या हो जाता है? कम। और पार्सल कितने हैं? पहले 10 पार्सल थे, अब 11 पार्सल हैं। एक पार्सल बढ़ गया है। एक बात अच्छे से समझिए कि अगर 60 ग्राम कम हो रहा है एवरेज, अगर एवरेज 60 ग्राम कम हो रहा है, इसका मतलब प्रत्येक पे 60 ग्राम कम होगा। आप जानते हैं एवरेज में कमी जो होगा, अगर एवरेज 60 ग्राम कम हुआ है तो प्रत्येक संख्या पे 60 ग्राम कम हो गया। प्रत्येक संख्या कहने का मतलब 11 पार्सल पे 60-60 ग्राम कम होगा। बाबू 11 पार्सल पे, 11 पार्सल हैं बाबू, एक मिलाने के बाद पहले 10 पार्सल थे, एक मिलाने पर कितने हो जाएंगे? 11 पार्सल। और 11 पार्सल पे अगर 60-60 की कमी होगी, 11 पार्सल पे अगर 60-60 की कमी होगी, औसत में 60 की कमी का मतलब प्रत्येक में 60 की कमी, यानी कमी कितनी होगी? 660 ग्राम। यानी कमी कितनी होगी? 660 ग्राम। कमी कितनी होगी? 660 ग्राम। तो जो मिलाया गया पार्सल है या जो पार्सल नया पार्सल है उसकी टोटल योग कितना हो जाएगा? 660 ग्राम। आपको 660 ग्राम आपको निकालना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। बस माइनस होगा तो माइनस करना पड़ता है, प्लस होता है तो प्लस। यानी नए पार्सल का वजन बराबर 1700 माइनस 660। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1040 ग्राम। आप कह सकते हैं जो नया पार्सल है उसका वजन होगा 1040 ग्राम। देख लीजिए, अच्छे से समझिए, बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप इसे मिनिमम टाइम में करना चाहते हैं तो इसका सबसे बेस्ट अप्रोच डेविएशन ही। आप देखिए 10 पार्सल का औसत वजन 1700 ग्राम हो गया। 1700 ग्राम कहने का मतलब 1.7 किलोग्राम। अगर 10 का औसत 1700 है, किसी के आने से अगर औसत घट गया, अगर किसी के मिलाने से औसत घट गया है, इसका मतलब है कि वो पार्सल कम है, माइनस में है। यही बात समझिए, कम है। देखिए यहाँ पे कम है इसलिए माइनस होगा। तो 1.7 किलोग्राम या यूं कहें कि 1700 ग्राम, 1700 ग्राम में से कितना कम होगा? 60 ग्राम औसत में कमी है, 60 ग्राम औसत में कमी है। और पार्सल हैं 11, और पार्सल हैं 11। अब वो 10 पार्सल पहले थे ना, एक मिलाने के बाद तो पार्सल 11 हो जाएंगे ना। तो 11 पार्सल पे अगर 60-60 ग्राम कम होगा तो 11 छक 66 ग्राम, यानी 660 ग्राम कम हो जाएगा। यानी नया पार्सल जो है, नए पार्सल का वजन है 1040 ग्राम। आपसे एग्जामिनर ने ये सवाल जो पूछा है उसमें ऑप्शन जो है साफ गिवन है किलोग्राम में, या वहीं लिखा भी हुआ है कितने किलोग्राम होगा। तो हमें बोलना है कि 1040 ग्राम होगा। अगर किलोग्राम में करना है तो उसे 1000 से भाग देना पड़ेगा और हमारा उत्तर होगा
1.04 किलोग्राम। हमारा उत्तर होगा 1.04 किलोग्राम। यह आज का क्वेश्चन नंबर 1 था। स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। आज का सवाल नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में है, कोई व्यक्ति 8 महीने में उतना खर्च करता है जितना कि वह 6 महीने में कमाता है। ध्यान दीजिएगा बाबू, 8 महीने में उतना खर्च करता है जितना 8 महीने में उतना खर्च करता है जितना 6 महीने में कमाता है। तो आपको बोला गया है कि अगर वह एक वर्ष में 6,000 रुपये की बचत करता है, अगर वह एक वर्ष में 6,000 रुपये की बचत करता है, अगर वह एक वर्ष में 6,000 रुपये की बचत करता है, तो आपसे क्या पूछा गया है सवाल में, ये देखिए लिखा है उसकी औसत मासिक आय कितनी है। सवाल बहुत अच्छा है 2016 में, सवाल बहुत अच्छा है 2016 में सीजीएल में आया था। यकीन मानिए ग्रुप डी में जरूर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, या ऑलरेडी इससे अच्छे सवाल ग्रुप डी में देखे गए हैं, तो इसके आने की संभावनाएं हैं। आप सीखिए क्या करना होगा। बहुत आसान जो तरीका है, हम आपको इसको बनाने का सबसे सटीक तरीका बता रहे हैं कि बेस्ट अप्रोच क्या होगा। देखिए बाबू, 8 महीने में खर्च, बाबू 8 महीने में जो खर्च है वो बराबर है किसके, 6 माह के आय के। अगर आप इस बात को समझें कि 8 महीने का खर्च 6 महीने के आय के बराबर है, तो हम बहुत आसानी से खर्च और आय का अनुपात निकाल पाएंगे। और खर्च और आय का अनुपात कितना होगा, 6:8। अगर आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 तियां 6 और 2 चौके 8, यानी रेशियो होगा खर्च और आय का जो अनुपात होगा वो होगा 3:4। 3:4 खर्च और आय का जो अनुपात होगा वो होगा 3:4। खर्च और आय का जो अनुपात होगा वो होगा 3:4। लेकिन हमें पास जो वैल्यू है वो गिवन है 6,000 रुपये की बचत करता है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर आय में से खर्च को घटा लिया जाए, अगर आय में से खर्च को घटा लिया जाए तो हम बहुत आराम से कह सकते हैं कि 4 में से 3 गया, 1 यूनिट जो हमारा है क्या होगा, बचत होगा। बाबू आय में से अगर हम खर्च को घटा लेंगे तो क्या मिलेगा, बचत, और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 यूनिट बराबर हमें क्या मिलेगा, बचत। कितना बचत है, 6,000। बचत कितना है, 6,000, यानी 1 यूनिट का मान 6,000 है। हमसे आय पूछा गया है, तो अगर हम आय में रख देंगे यहाँ पे, तो 1 यूनिट का मान अगर 6,000 है तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 24,000। 24,000 आप देख सकते हैं ऑप्शन में नहीं है, 24,000 तो ऑप्शन में ही नहीं है, क्योंकि ये जो बचत है ये 1 साल का है। अगर आप इसके इस्तेमाल से इन चीज़ों को बना रहे हैं तो ये आय भी जो निकला है वो 1 साल का है। अगर 1 साल का आय है और हमें मासिक आय चाहिए, 1 साल का आय अगर 24,000 है और हमें मासिक आय चाहिए, तो हमें इसे भाग देना पड़ेगा, 12 से भाग देना पड़ेगा, और हमारा उत्तर होगा 2,000 रुपये पर मंथ। 2,000 रुपये पर मंथ इसका उत्तर होगा। मासिक आय का क्या उत्तर होगा, 2,000 रुपये पर मंथ। 2,000 रुपये पर मंथ। ये इस सवाल को बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल भी है, बहुत अच्छे से इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आज का सवाल नंबर 3 क्या है, देखिए सवाल नंबर 3 जो है सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, ग्रुप डी का सवाल है। बट प्रॉब्लम ये है कि एग्जामिनर ने यहाँ पे ब्याज में सिंपल इंटरेस्ट कहीं लिखा नहीं था। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या करना होगा हम लोग को कि भाई अब एसआई का सवाल है,
देखिए साफ लिखा है कि रेट कितना है 12%। बाबू रेट कितना है 12%। रेट है कितना 12%। देखिए ना यहीं पे देखिए रेट कितना है 12% और टाइम कितना है 3.5 साल। अगर हम आपसे पूछें कि इसका एसआई कितना होगा तो आप अच्छे से जानते हैं कि एसआई बराबर होता है आर इंटू टी परसेंट। एसआई बराबर होता है आर इंटू टी परसेंट। अगर परसेंटेज के फॉर्मेट में देखना हो तो रेट और टाइम को गुना करना पड़ता है। रेट कितना है 12 और टाइम कितना है 3.5। बाबू गुना करेंगे तो 12 3 36 और 12 पंचे 60 यानी 6 आएगा। आप समझिए इसको अगर गुना करेंगे तो 36 तो अलग आएगा और 12 का हाफ करेंगे तो 6 36 से कितना होगा 42। आप गुना ऐसे भी कर सकते हैं कि 12 पंचे 60 का 0 कैरी 6 और 12 3 36 और 6 42। तो हर तरीके से आपको क्या मिलेगा 42। यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना है 42%। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 42%। बाबू डायरेक्ट गुना कर सकते हैं आप 12 गुना 3.5 42%। 42% अगर एसआई है तो अमाउंट कितना होगा। देखिए लिखा क्या है कि 3.5 वर्ष के लिए निवेश की गई कोई धनराशि परिपक्वता पर 994 हो जाती है। ब्याज नहीं है ये अमाउंट है। ब्याज नहीं है ये अमाउंट है। इतना धन हो जाता है। अब अगर आप समझें कि 42% अगर एसआई है तो 142%, 100 जुड़ जाता है बाबू, ये क्या हो गया अमाउंट। 142% की जो वैल्यू है वो गिवन है 994। तो बाबू 1% की वैल्यू कितनी होगी 994 बटा 142। और एक्चुअल में हमें क्या चाहिए कि मूल धनराशि प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। इसे अगर आप काटेंगे तो देखिए 2 7 14, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 9 18, 2 7 14। अगले पेन से अगर फिर काटा जाए इसे तो 71 से ये सीधे चला जाएगा 7 बार में और 7 से 100 गुना होके 7 से 100 गुना होके कितना हो जाएगा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 700। तो आप इस बात को समझिए कि ये सारी प्रक्रियाएं एकदम सिंपल है। 12 3.5 से गुना होगा 42%, 12 3.5 से गुना होगा 42% एसआई और 42% अगर एसआई है तो अमाउंट 142%। 142% का मान अगर गिवन है तो 100% का निकालना है। आप कह सकते थे कि ये जो आपने 2 स्टेप भी लिखा क्यों लिखा। आप डायरेक्ट भी तो इसके नीचे 142 लगा के 100 से गुना कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे। थोड़ा सा आपको समझ में अच्छे से आए इसलिए इतना लिखा है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे, आज के चौथे सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 4, आज का चौथा सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमने ग्रुप डी से लिया है। ये सवाल टाइम एंड वर्क के एक हिस्से का है, एक तरह से कंपाउंड प्रोपोर्शन का ये सवाल है और ये सवाल बहुत अच्छा भी है और इस तरह के सवाल बहुत सारे आए हैं। लास्ट ईयर ग्रुप डी में इस तरह के सवाल बहुत पूछे गए हैं। हालांकि आपको हो सकता है कि टाइम एंड वर्क आता हो तो ये सवाल आपको ऑलरेडी आता हो, फिर भी अगर थोड़ी सी भी कमी हो या किसी और तरीके से आप बनाते हैं तो एक बार सीखिए कैसे बनाते हैं। सवाल को बनाते कैसे देखिए। 60 पुरुष किसी कार्य को 17 घंटों में कर सकते हैं। 60 पुरुष किसी काम को कितने घंटों में कर सकते हैं 17 घंटों में कर सकते हैं। 6 दिनों के बाद, 6 दिनों के बाद क्या हुआ 5 क्रमिकों ने या 5 श्रमिकों ने या 5 मजदूरों ने क्या किया काम को छोड़ दिया। काम को क्या कर दिया इन्होंने छोड़ दिया। 5 श्रमिकों ने काम को छोड़ दिया। तब शेष कार्य करने में, यहाँ शेष होना चाहिए, तब शेष कार्य करने में, तब शेष कार्य करने में कितने दिन लगेंगे। तब से कार्य करने में कितने दिन लगेंगे। तब शेष कार्य करने में कितने दिन लगेंगे। तब शेष कार्य करने में कितने दिन लगेंगे। इस सवाल को सबसे बेस्ट तरीके से बना सकते हैं। किस तरीके से देखिए, सबसे पहले काम में कितने लोग थे 60 और अगर 60 लोग करते तो काम 17 दिन में ख़त्म हो जाता। अगर 60 लोग करते तो काम 17 दिन में ख़त्म हो जाता। पर कहा जा रहा है कि 5 श्रमिकों ने काम छोड़ दिया। कब 6 दिन बाद। तो
तो 6 दिन बाद काम छोड़ा है तो 6 दिन तक का तो काम खत्म हो गया। यानी 60 श्रमिकों के लिए पहले, अगर ये गलत है 17 घंटों नहीं होगा, यहाँ 17 दिन कर लीजिए, क्योंकि सवाल में हर जगह दिन है, यहाँ गलती से घंटे लिखे गए हैं, दिन होगा। देखिए तो समझना है यहाँ पे कि 60 पुरुष किसी काम को 17 दिन में कर सकते थे। काम 17 दिन में पूरा होता, लेकिन 6 दिन बाद गड़बड़ी हो गई, कोई छोड़कर चला जाता है, कभी कुछ लोग चले भी आते हैं। जाना आना जिंदगी का एक हिस्सा है। तो चलिए, जाना आना होता रहेगा। हम सवाल को बेस्ट अप्रोच से बनाएं कि सर अगर 17 दिन का काम था, 6 दिन बाद जाना आना हुआ है, तो 6 दिन तक तो काम हो गया, तो जो बचा हुआ काम है वो 60 व्यक्तियों के लिए 17 दिन का नहीं है, 6 दिन का तो हो गया, यानी मात्र 11 दिन का है। 17 दिन में से 6 दिन माइनस हो जाएगा, 6 दिन का तो काम हो गया, 11 दिन का काम बचा है। और ये शेष काम अब कौन करने वाला है? अब देखिए, 5 श्रमिक अगर छोड़ गए, अब छोड़ जाएंगे तो 60 में से 5 घट जाएगा, जब जाएंगे तो घट जाएगा, 60 में से 5 घट जाएगा तो 55 श्रमिक कितने लोग काम करेंगे? 55 लोग काम करेंगे। और कितने दिन में करेंगे हमें नहीं पता, ये कैलकुलेशन का हिस्सा होगा। 11 से काटेंगे तो 5 बार में, और 5 से काटेंगे तो 12 बार में, यानी x का जो मान होगा वो कितना होगा? 12 दिन। यानी शेष काम को करने में मात्र कितने दिन लगेंगे? 12 दिन। इस सवाल को बहुत प्रेम से ये 2-4 संख्या लिखकर बनाया जा सकता है, इससे ज़्यादा कोई कैलकुलेशन करने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप शेष इतना समझ जाएं कि 17 दिन में से 6 दिन का काम हो गया, तो 11 दिन का ही तो बचा है। अगर 60 लोग करेंगे ना तो 11 दिन में हो जाएगा, लेकिन अगर 5 लोग चले जाएंगे तो 55 से करवाइए। ऐसा भी तो कभी हो सकता है कि 5 लोग चले आए तो 65 से करवाएंगे, आएंगे तो प्लस कर लेंगे और जाएंगे तो माइनस। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में आप क्या सीखेंगे? अभी तो आपने टाइम एंड वर्क सीखा। क्वेश्चन नंबर 5 में आप सीखेंगे परसेंटेज। एक बहुत सिंपल सा सवाल, बहुत प्यारा सा, बहुत खूबसूरत सा सवाल, जो कि लास्ट ईयर ग्रुप डी में पूछा गया है, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैंने खुद कलेक्ट किए हैं। ये सवाल लास्ट ईयर ग्रुप डी का है। अगर आप देखना चाहें तो दिसंबर में जो एग्ज़ाम शुरू हुआ, दिसंबर के पहले शिफ्ट को देखिए, दूसरे शिफ्ट को देखिए, आपको मिल जाएगा। यानी दिसंबर के पेपर जब स्टार्ट हुए, आप जानते होंगे पेपर तो बहुत लंबा चला, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4-4 महीने पेपर चला। तो उसमें लास्ट मंथ में जो पेपर आए थे उसमें से ये सवाल लिया गया है। इसमें देखिए क्या लिखा है कि 56 केजी बारूद, बाहु बारूद है, 56 केजी का बम है, बारूद है। 27 केजी, इस 56 केजी के बारूद में ध्यान दीजिएगा, इस 56 केजी के बारूद में क्या क्या है? 27 केजी सोडा है, लिखा हुआ है 27 केजी सोडा है, 5.4 केजी चारकोल, और बाकी जो बच गया वो क्या है? सल्फर। और सल्फर की कुछ मात्रा है, बाकी जो बच गई वो क्या है? सल्फर की कुछ मात्रा है। यानी 3 चीज़ें ही हैं। आपसे बस इतना ही पूछा गया है कि सल्फर जो है उसका परसेंटेज ज्ञात करें। सल्फर जो उस बम में है, इस बम को बनाने के लिए जितना केजी सल्फर इस्तेमाल किया है वो कितना परसेंट है, कितना परसेंट सल्फर है एक्चुअल में बम में। तो इस सवाल को बनाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा वो देखिए। सबसे पहले तो देखना पड़ेगा सल्फर है कितना, सल्फर है कितना देखना पड़ेगा। देखिए 27 और 5.4 जोड़ेंगे तो 7 5 12, यानी 32.4 केजी, यानी 32.4 केजी तो शोरा और चारकोल हो गए मिला के। बाबू पूरा बम अगर 36 केजी है, बाबू पूरा बम अगर 36 केजी है, जिसमें से 32.4 केजी जो है वो तो 2 चीज़ मिलाकर ही हो गए। तो जो सल्फ़र है बाबू, जो सल्फ़र है वो एक्चुअल में है कितना? जो सल्फ़र है
वो एक्चुअल में है कितना, आप घटा लीजिए 3.6 kg। बाबू जो सल्फर है वो कितना है, 3.6 kg। बाबू जो सल्फर है वो कितना है, 3.6 kg। अगर सल्फर 3.6 kg है, अगर सल्फर 3.6 kg है और इसका अगर परसेंटेज चाहिए कि बारूद में कितने परसेंट सल्फर है, तो बारूद पूरा है कितना केजी, 36 kg। और परसेंटेज के लिए गुना कितने से बाबू, 100 से। पॉइंट हटेगा तो नीचे में क्या आएगा, एक 10। 36 से 36 कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, यानी उत्तर आएगा मात्र 10% सल्फर है। सल्फर जो है वो मात्र कितना परसेंट है, 10%। मात्र सल्फर जो है वो कितना है, 10%। ये था पांचवा, बहुत खूबसूरत सवाल। चलिए छठे सवाल की ओर आज बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है ये देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, लिखा है यदि 8219x 11 से पूरा पूरा कटता है। सवाल अच्छे से समझिए। सवाल में ये है कि अगर 8219x, बाबू एक 5 अंक की संख्या है। 8219x, 8219x एक 5 अंकीय संख्या है जो कि 11 से पूरा पूरा क्या होता है, कटता है। जो कि 11 से पूरा पूरा कटता है। तो आपसे पूछा गया है कि x का जो मान होगा वो क्या होगा, x का जो मान होगा वो क्या होगा। आपको इस सवाल को बनाने का सबसे बेस्ट तरीका जो है हम बताते हैं, आप प्रेम से सुनिए और सभी 11 वाले में आप लगाइए कहीं भी। देखिए अगल बगल ये x और 9 का डिफरेंस देखिए, आप कह सकते हैं x माइनस 9, डिफरेंस कौन सा होने वाला है। 1 माइनस 2 का डिफरेंस कितना होगा, 1 माइनस 2 का डिफरेंस होगा -1। बाबू एक में से 2 घटा लीजिए, और 8 से अगर कुछ नहीं है तो क्या लगा लीजिए 0। 8 में से 0 घटाएंगे तो क्या होगा 8। बाबू अगल बगल के डिजिट्स का जो डिफरेंस है, अगल बगल के डिजिट्स का जो डिफरेंस है, अगल बगल के डिजिट्स का जो हमने क्या लिया है, डिफरेंस लिया है। x से 9 घटाया है तो x माइनस 9, 1 से 2 घटाया है तो 1 माइनस 2 यानी -1, 8 से 0 घटाया है तो 8। अगल बगल के डिजिट्स का जो डिफरेंस है इसका सम, इसको जोड़िए कितना होगा, 8 में से 1 जाएगा 7, 7 और -9 -2, और x माइनस यानी x माइनस 2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिला, x माइनस 2। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर ये संख्या 11 से डिविजिबल है, अगर ये संख्या 11 से पूरा पूरा कटता है, तो इसके अगल बगल के डिजिट्स का जो डिफरेंस है उसका जो सम होगा, उसका जो कैलकुलेशन होगा, उसका जो योग होगा, वो या तो 0 आए या फिर 11 से कटने वाली कोई संख्या। तो बहुत आसानी से आप देख रहे हैं कि x का मान हम क्या रख देंगे कि 0 हो जाए, तो ऑप्शन से ही उठा के रख दीजिए कि 2 रख दीजिए, x का मान 2 रख दीजिए, 0 हो जाएगा। और जैसे ही 0 होगा क्या हो जाएगा, 11 से कट जाएगा। और किसी से ऑप्शंस को, और किसी ऑप्शन को रखने पर ऐसा नहीं होगा। तो इस सवाल को बनाने का यही एक तरीका है, बहुत अच्छे से जिसको बना सकते हैं। इसमें आपको 10 से 15 सेकंड का ही समय लगेगा और ये काम बहुत आसानी से हो जाएगा। ये सवाल नंबर 6 था। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
दो संख्याओं का लस और मस क्रमशः 120 और 3 है। बहुत साफ लिखा हुआ है कि लस और मस गिवन है। क्वेश्चन में लिखा है कि दो संख्याओं का जो लसा है, एक्चुअली लसा कितना है 120 और मसा कितना है 3। इन संख्याओं में से एक संख्या 24 है। बाबू जो दो संख्या नहीं पता है हमें, बाबू जो दो संख्या हमें नहीं पता है, उन संख्याओं में से एक संख्या जो है वो 24 है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि लसम मसा का ये सवाल या इस फॉर्मूले पे जो सवाल आता है वो बहुत ज़्यादा आता है और ये बहुत नामी, बहुत ज़्यादा यूजुअल फार्मूला है। लसा गुने मसा बराबर, बाबू हिंदी में लसा गुने मसा बराबर पहली संख्या गुने लसा गुने मसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। अगर आपने लसा मसा पढ़ा होगा तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, और नहीं पढ़ा है तो जानिए, क्योंकि एग्ज़ाम में सवाल आता है और आपको जानना पड़ेगा। देखिए इसको बनाने का तरीका बहुत आसान है। देखिए लसा कितना है बाबू 120, और उन्हीं दो संख्याओं का मौसा कितना है, मौसा है 3। लसा है 120, मौसा है 3। एक संख्या है 24 और दूसरी हमसे पूछी गई है। एक संख्या है 24 और दूसरी हमसे पूछी गई है। बहुत आसानी से देखिए बाबू, आप इसे काटेंगे तो 12 से यानी x का जो मान आएगा, जो दूसरी संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी बाबू 15। x का जो मान आएगा वो कितना होगा बाबू, x का जो मान आएगा वो कितना होगा 5 तियाँ 15। x का जो मान आएगा वो कितना होगा 5 तियाँ 15, यानी जो दूसरी संख्या होगी वो कितनी होगी 15 होगी, 15 होगी, 15 होगी। इस सवाल को बनाने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। चलिए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर हम 8 टेकअप करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए। देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि a माइनस 1/a, क्वेश्चन में गिवन है कि a माइनस 1/a बराबर कितना है 7, और हमसे पूछा गया है कि ए क्यू माइनस 1/a³ का मान क्या होगा। हमसे पूछा गया है ए क्यू माइनस 1/a³ का मान क्या होगा। आपको पता होगा ये फॉर्मूला, हालांकि अलजेब्रा का जो सवाल है, ज्योमेट्री के जो सवाल हैं ग्रुप डी में बहुत कम आते हैं, बट इनकार नहीं कर सकते हैं। देखिए कोई भी चीज़ से आज के डेट में हम ये नहीं कह सकते कि नहीं आएगा। हाँ 2018-19 के पेपर में बहुत कम देखा है। लगातार मैं इन पेपर्स को देख रहा हूँ ताकि आपको सारे अच्छे सवाल करा सकें। तो इन सभी सवालों, इन सारे पेपर्स को देखने के बाद समझ में आता है कि एग्जामिनर ने अलजेब्रा के सवाल बहुत कम दिए हैं, ट्रिगो से सवाल बहुत कम दिए हैं। हाइट एंड डिस्टेंस इस्तेमाल हुआ है, हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल लगभग पेपर्स में आए हैं, बट ट्रिगो कम है, बहुत कम कह सकते हैं, और अलजेब्रा भी कम है। मेंसुरेशन ज़्यादा है, मेंसुरेशन बहुत ज़्यादा है, यानी एडवांस से अगर कुछ है तो मेंसुरेशन बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा एडवांस में मेंसुरेशन से ही सवाल है, और मेंसुरेशन में भी सबसे ज़्यादा 3D फिगर्स के सवाल हैं। तो आपको हम उम्मीद करेंगे कि आप इन चीज़ों को पहले से प्रैक्टिस कर रहे होंगे और इनके फार्मूलाज वगैरह को आप कमांड कर रहे होंगे, इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत दूर नहीं है। मन लगा के पढ़िए। देखिए इस सवाल को बनाने का तरीका क्या होगा हम बता देते हैं। इसमें जैसे आपको 1/1 माइनस a बराबर अगर कभी भी k दिया हो और क्यूब की वैल्यू पूछी जाए बाबू, क्यूब की वैल्यू पूछी जाए बाबू, क्यूब की वैल्यू पूछी जाए, तो डायरेक्ट कर सकते हैं कि के क्यूब, और माइनस वाले में बाबू प्लस करते हैं कितना 3k। बाबू माइनस वाले में प्लस करते हैं कितना 3k, बस। तो अगर आपको ये याद है तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं सीधे। 7 का क्यूब कितना होगा 343 बाबू। यहाँ जो k हमने ये फॉर्मूला बताया a माइनस 1/a बराबर 7 है।
आपसे क्यूब का मान पूछा है, तो ये जो k का मान है यहाँ पे, जो k है यहाँ पे कितना है 7। तो अगर आपको आंसर बनाना है, अगर आपको आंसर क्विक वे में बनाना है, सबसे फास्ट में बनाना है, तो इस 7 का क्यूब करिए। 7 का क्यूब 343 और 3 इंटू के का मतलब इसी को 3 से गुना करें। 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और क्या कर दीजिए इसमें प्लस। बाबू आपको आसानी से उत्तर मिल जाएगा कि इसका उत्तर होगा 3 1 4 4 2 6 364। एग्जामिनर इस पॉइंट पे भी बहुत सारे सवाल दिए हैं और एक पॉइंट है, आप इसे भी देख लीजिए लगे हाथ। कई बार आप क्वेश्चन में पाएंगे कि एग्जामिनर ने ये वाला भी इस्तेमाल किया। 1/a का मान अगर मान लीजिए k गिवन है और आपसे क्यूब का वैल्यू पूछा जाए, आपसे क्यूब का वैल्यू पूछा जाए, तो बाबू k क्यूब और प्लस वाले में यहाँ 3k क्या होगा माइनस होगा, प्लस वाले में k क्यूब और 3k जो होगा वो क्या होगा माइनस होगा। अगर आपको ये डायरेक्ट याद रहेगा तो आप जल्दी कर पाएंगे, अदरवाइज दोनों तरफ क्यूब कर देने पर भी आप उत्तर फाइंड कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज हमने आपको 8 सवाल सिखाए जो कि ज़्यादातर सवाल रेलवे ग्रुप डी से लिए गए थे। आज हमने आपको 8 सवाल सिखाए जिसमें कि ज़्यादातर सवाल रेलवे ग्रुप डी से लिए गए थे और हमने सारे सवालों को बनाने का सबसे बेस्ट तरीका बताया। उम्मीद है आप सभी तरीकों को खूब अच्छे से सीखेंगे और आने वाले कल में एग्ज़ाम्स को क्रैक करेंगे। आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। गुड डे एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।